परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। मेरा नाम है अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारे साथ मुस्कान और आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मुस्कान आपका। और बहुत बढ़िया, आज छोटी सी बच्ची है हमारे साथ और उससे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, अभी तो शुरू हुई है लाइफ जर्नी, पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सुनना और समझना इस पॉडकास्ट में रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं शुरुआत मुस्कान से, है प्यारी सी मुस्कान से। तो बेटा बताइए कि परमात्मा के प्रति आपकी कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और क्या आपके दिल में परमात्मा के प्रति? मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं 6 साल की थी तब अभी कितने साल के हो बेटे? अभी मैं 18 इयर्स की हूँ। 18 इयर्स की, वेरी नाइस। अच्छा बताइए, आप 6 साल के थे तब मैं 6 साल की थी, तब मैं पहली बार जो है आश्रम गई थी, श्री औरोबिंदो आश्रम। अच्छा, कहाँ पर है ये अपना झुंझुनू में है। झुंझुनू मध्य प्रदेश? नहीं, राजस्थान। अच्छा राजस्थान में, सॉरी। ठीक है। तो तब मैं पहली बार आश्रम गई थी मम्मा के साथ। 6 साल की थी, आपको याद है? अरे वाह, बड़े लकी। तो फिर हम उधर में 1 ईयर हम लोग उधर आश्रम में रहे। अच्छा। 1 साल के दौरान। तो उस 1 साल के दौरान ही तब मैं उधर में हम प्रेयर करते थे। हमारा एक प्रॉपर रूटीन था। सुबह हमें 5:30 बजे उठाया जाता था, फिर हमें रनिंग के लिए ले जाया जाता था, फिर हमें आकर फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद प्रेयर होती थी जिसमें हम भजन, हारमोनियम, ये सब गीत गाकर। मतलब आप कोई कोर्स के लिए गए थे या वैसे ही मतलब इच्छा से गए थे? नहीं, सीखने के लिए कुछ? हम क्योंकि मेरी मम्मा की डिप्रेशन में वो थी, तो उनकी मेडिसिन चल रही थी। और वो जो है उन मेडिसिन से बाहर नहीं आ पा रही थी। अच्छा। तो इस वजह से उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, इस वजह से हम हमारी पूरी फैमिली गई थी। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, फिर क्या उस मॉर्निंग में आपको उठा के फिर? हाँ, फिर उसके बाद हमें दौड़ाते थे। अच्छा, आप अकेले जाते हैं मम्मी की साथ में सब? हम लोग सब अलग अलग रहते थे, हम सबका अलग अलग कमरा था। अरे क्या बात है। अच्छा, फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप 6 साल के अकेले कैसे रहते थे? तो मेरे साथ एक दीदी रहती थी। तो वो कितने साल की थी? वो तकरीबन मैं जितने साल की हूँ अभी, 17-18 ईयर्स की थी। उस वक्त भी आपकी उम्र की थी, मतलब 6 साल की, तो वो भी 6 साल की? नहीं, वो 17 या 18 ईयर्स की। अच्छा, उस वक्त 17। हाँ, वो ठीक है, फिर तो एक सपोर्ट। और हाँ, और वो मेरे एक तरीके से काइंड ऑफ मेरा भी ध्यान रखती थी। वो मेरे पास ही रहती थी। तो कौन था वो, रिलेटिव था या फ्रेंड था क्या? नहीं, उधर आश्रम की वो भी अच्छा, रहने वाले थे। फिर हम सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हम करके फिर हम प्रेयर करते थे, और फिर उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी जिसमें हम जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्ञान भी लेते थे। और हमारा जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, हमें इंग्लिश, मैथ्स, इन सब का पूरा हमें पढ़ाया जाता था। और उधर में सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चों को जो है उनके इंटेलिजेंस लेवल पे उनको क्लास में सेग्रीगेट किया जाता था। अच्छा। उधर में क्लास सिस्टम ऐसे नहीं था कि फर्स्ट में, सेकंड में। तो जिसका जिस लेवल का इंटेलिजेंस लेवल होता था उस हिसाब से उन्हें क्लास में दिया जाता था। उन्हें उस हिसाब से उन्हें पढ़ाई कराई जाती थी। तो इसी तरह से मैं भी उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट जो प्रेप केजी वाला होता है वो मेरा उधर में ही निकल गया उसी। और मैंने केजी और वो सब नहीं पढ़ी है, बस नर्सरी करी थी। और उसके बाद जो है केजी तक उधर में थे हम लोग। फिर जब मैं फर्स्ट क्लास में आने वाली थी तब मेरा वो स्किप करा दिया था, जब हम वापस जयपुर शिफ्ट हुए थे। तो स्किप करा दिया, तो मैं सेकंड से मैं 12th तक पढ़ी हूँ। हाँ, तो आश्रम की जो जर्नी थी उधर से स्पिरिचुअलिटी का जो है पाथ शुरू हो गया था। क्योंकि और हमेशा से जो है थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक थिंग्स में मेरा जो है रुझान हमेशा बहुत कम रहता था। और हमेशा वो क्वेश्चन भी चलता था कि परमात्मा कौन है, एक जो हायर। मैं भी हमेशा ऐसे उसमें जब साइंस पढ़ते हैं तो सोलार सिस्टम वो सब चीज़ें जब पढ़ते थे तो उसमें भी एक रहता था कि इसके ऊपर भी कुछ पक्का और है, इसके ऊपर भी और भी कुछ है। तो हमेशा वो ऊपर जाने की वो रहती थी, ऊपर तारों को देखना उधर में कि क्या है, कितने हैं। मैं भी तारों को गिनने का कोशिश करती थी कि कितने, बट तारे तो काउंटलेस है।
तो ये सब चीज़ों के बारे में रहता था, लेकिन कभी जैसे जैसे एज आती गई फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट हो पता नहीं होता कहाँ चला गया। अच्छा। हाँ। बहुत सुंदर। तो अभी आपने 12वीं पास की और आर्ट्स स्ट्रीम से आप पास हुए, अभी आगे क्या पढ़ना है? तो आगे मैं BNYS करने वाली हूँ। क्या होता है? वो होता है बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ओके, ये कौन सी डिग्री होती है, कहाँ से होती है? तो ये जो है हमारी आयुष से सर्टिफाइड है ये कोर्स, और ये मैं जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रही हूँ, लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें आपको PCB में 50% चाहिए होता है। वो क्या होता है PCB? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा। उसमें आपको 50% चाहिए होता है। ओके। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने NOIS के थ्रू, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसके थ्रू मैंने PCB का एग्जाम दिया था। ओके। तो उसमें मेरे आ गए 50%। वेरी गुड। और तो अभी आप एलिजिबल हो जाए। हाँ, इस कोर्स के। हाँ, तो मेरा इस वजह से मेरा जो 1 साल है मैंने एग्जाम दिया। ओके। तो मैं इस नेक्स्ट ईयर जो है तो अभी आप कॉलेज में एंट्री आपकी हुई, तो आपने क्यों ये चूज किया, ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने इस सबसे पहले तो मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मैं 2 ईयर से योगा प्रैक्टिशनर हूँ। सभी आसन सीख गया? अरे वाह, क्या बात है। कितने, और 2 साल से? 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अभी अगस्त में मैं 200 TTC भी कर आई थी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ओके, गुड। तो आप करवा भी सकते हैं, मतलब? हाँ, मैं सिखा भी रही हूँ। सिखा रहे हैं आप ऑनलाइन? अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप सभी प्राणायाम और जो भी आसन है आप सिखाते भी हैं और खुद प्रैक्टिस भी करते हैं? अच्छा, वो कोर्स क्यों कर रहे हैं ये बताइए। तो ये कोर्स मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा सबसे पहला तो रीजन ये है कि योगा के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेचुरोपैथी जो फील्ड है वो आने वाले टाइम पे बहुत लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो मेडिसिन जो है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और लोगों को अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिल रहा जी। और नेचुरोपैथी जो है वो रूट कॉज में जाकर आपकी हीलिंग करती है, कि जड़ से आपको कहाँ से बीमारी आ रही है उस पे जाकर वो आपका इलाज करती है, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से मेरा जो रुझान है नेचुरोपैथी की तरफ गया, कि मुझे लोगों को दवाइयों से फ्री कराना है, उन्हें मेडिसिन फ्री कराना है, और उनकी जो भी बीमारियां है वो जड़ से समझ के उसका इलाज कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा आपने सोचा और आपकी सोच भी बहुत बढ़िया है। तो अध्यात्म के प्रति फिर आपका झुकाव वहाँ अरविंदो आश्रम से शुरू हो गया, उसके बाद क्या खोज रही आप, क्या क्या ढूंढते थे? तो बचपन में तो मैं ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि उस उम्र में तो मम्मी तो इतनी वो नहीं थी कि क्या करना है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। लेकिन मम्मी की रुझान बहुत था स्पिरिचुअल जर्नी का, और उस समय से मम्मी का रुझान बहुत शुरू हो गया था। मम्मी जॉब करती थी या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ है मम्मी। तो मम्मी जो है वो सबसे पहले उधर से आने के बाद हमने आर्ट ऑफ लिविंग को मैंने जाना उधर से आने के बाद। अच्छा। जो कि श्री श्री रविशंकर जी जो है उसके ओनर है, वो चलाते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग में मेरे को बैंगलोर जाने का, जो उनका मेन आश्रम है, उधर जाने का भी मौका मिला मुझे। ओके, कितने दिन रह के आए उधर? में तकरीबन कुछ 1 महीने का हमारा रहा। हाँ, कोर्स होता है। मम्मी गई थी कोर्स करने, और मैं उनके साथ गई थी। अच्छा, एक के साथ एक फ्री। क्या क्या सीख के आए? तो उधर में मेरे को जितना याद है, मैंने उधर में, कब की बात है ये अराउंड 2012 की बात होगी। तो 2012 में मैं कितने साल की होगी? अराउंड 8 इयर्स की। 8-9 साल। हाँ, वो तो बच्चे फ्री हो गए 10 साल तक। बच्ची थी मैं उस समय। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय मजा आया वहाँ पे रहने का? हाँ, मेरे को जितनी मेरी थोड़ी सी ग्लिम्सेस मेरे को जितनी भी याद है, खाना पीना घूमना एंजॉय हाँ नहीं, बट उधर में मैंने काफी सेवा भी मैं फोटोज देखा है मैंने। और मेरे को कुछ यादें भी है उसकी। तो उधर में मैंने सब्जियां भी काटी थी उस समय उधर मैंने। हाँ, तो ये मम्मी के साथ साथ या अकेले अकेले? नहीं, उस समय मैं एक दीदी के साथ थी उस समय। क्योंकि मम्मी का ऐसा था कि उधर में जिस कोर्स में वो गई थी उधर में उनको मौन व्रत रखना था। और हम जो है डॉर्मेटरी में रहते थे, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उधर में हम रहते थे। तो मम्मी मुझसे ज्यादा बोलती नहीं थी,
तो मम्मी मुझसे इशारे में बात करती थी तब थोड़ा बहुत, क्योंकि उनका उस समय कोर्स में उन्हें ये फॉलो करना था। फिर भी थोड़ा कैसा बहुत लग रहा था? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उधर में मैंने काफी मम्मी सेवा चुप थी इसलिए या वैसे ही अच्छा लग रहा था? नहीं, शायद ऐसे ही अच्छा लग रहा था। अच्छा। और उधर में मेरे साथ जो दीदी थी वो बहुत अच्छी थी, जो मेरे साथ पूरा टाइम थी। कि मम्मी अपने कोर्स के लिए चली जाती थी तो मैं उनके साथ ही रहती थी, दीदी के साथ ही। तो उनके साथ ही मैं सेवा देती थी। मैं उधर में रोटी बनकर आती थी, जब मैं घी लगाती थी उधर, और सब्जियां भी काटती थी। छोटे छोटे काम जो है मैं करती थी उधर में, छोटे जितने मैं कर पाती थी। तो वो उधर में जो पूरा रहता था। उसके बाद मैंने काफी कोर्सेज भी करे थे आर्ट ऑफ लिविंग के। अच्छा, वहीं पर? हाँ, तो मैंने सबसे पहला जो उधर कोर्स आर्ट एक्सेल का करा था। अच्छा, बच्चों का ही कोर्स होता है वो। तो उधर में जो बेसिक थोड़ी बहुत मैनर्स, कैसे रहना चाहिए, वो सब चीजें, फिर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ भी वो आपको आकर्षित करते हैं। अच्छा, कि किस तरीके से जो है, क्योंकि आजकल तो जो है। कितनी उम्र में किया आपने कोर्स? मैं 10 इयर्स की थी तब। अच्छा, 10 साल। ठीक है। तो मतलब जो जर्नी थी वो तो उस समय से शुरू हो गई थी, जब 6 साल की तो थी समझ मैं। गया जी। और उसके बाद से कुछ ना कुछ एक आपको जब एक मुकाम तक आना होता है तो कोई एक सीढ़ियाँ होती है जो एक एक करके आप आते हो। फिर तो 10 साल की उम्र में मैंने वही आर्ट एक्सेल का कोर्स करा था। तो उधर में आपको छोटे मोटे चीजें जो है, जो आजकल की यूथ जो है, एक जो हम बोलते हैं एक सीड जो आनी चाहिए। तो वो जो कोर्स करने गए थे, आप अकेले गए थे या फिर मम्मी के साथ ही? कोर्स तो नहीं, नॉर्मल लोकल में करा था मैंने। अच्छा, वो उधर बैंगलोर में वैसे नहीं करा था। अच्छा, लोकल में करा था कोर्स तो मैंने। लेकिन जो मैंने पहला कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का करा था वो आर्ट एक्सेल का करा था। ठीक है। कितने दिन? 1 महीने का? मेरे को डेज याद नहीं है, बट करा था मैंने। रोज जाना होता है छुट्टी या मेरे को ज्यादा याद है वो संडे का था बस। ओनली संडे में जाती थी। तो उस कोर्स में आपको जो है मंत्रा चैंटिंग सिखाते हैं, ये सब चीजें। फिर आपको अलग अलग तरीके के गेम्स खिलाते हैं, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा बढ़ता है। और फिर आपको टीम वर्क सिखाते हैं वो, कि साथ में कैसे काम करना होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें जो है मैंने उधर से सीखी। जयपुर में? हाँ, जयपुर में करा था मैंने वो कोर्स। तो आपकी पढ़ाई भी जयपुर में 12वीं तक? हाँ, मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वजह से मेरा जो फर्स्ट से लेकर अराउंड सेकंड तक तो मैं आश्रम का ही मेरा जर्नी रहा था। राइट। फिर सेकंड के बाद हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे। बाकी की पढ़ाई वहीं पर? हाँ, जयपुर में मैं 6 तक मैं जयपुर में थी। फिर उसके बाद हम वापस से कैलकाटा शिफ्ट हो गए थे, कोलकाता। अच्छा। तो उधर तक फिर मैंने 10th तक मैंने पढ़ा, और 11-12 हमने वापस से जयपुर में करा। अच्छा, ठीक। ऐसा रहा। तो अभी आगे कहाँ आना है? वडोदरा? आगे वडोदरा ही आने का है। बड़ोड़ा, ठीक है। पढ़ाई 5 साल की पढ़ाई। तो हाँ, वो आपका कोर्स हो गया। उसके बाद कौन सा कोर्स किया? हाँ, तो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के भी मैंने रिसेंटली मैंने एक इंट्यूशन कोर्स करा था। वो क्या होता है? हाँ, इंट्यूशन कोर्स में ऐसे होता है कि वो आपको ऐसे ही बोलते हैं कि कोर्स के बाद हमारी जो थर्ड आई है वो आपको जो है एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। तो लेकिन मैंने अभी जिस एज में करा था उस एज में काफी सारे आपके जो है पास्ट जो है चीजें आपके रिकलेक्ट हो जाती है। तो उस वजह से आपकी जो मेमोरी है उस लेवल तक नहीं आ पाती जो आप एक 4 या फिर 5 साल के बच्चे में उसका जो असर है वो दिखता है इंट्यूशन कोर्स का। तो लेकिन काफी सारी चीजें कि जैसे आपको गलत और सही का जो है अच्छे से समझ आ जाता है। कि आप जब लोगों से मिलते हो तो आपको एक इंस्टिंक्ट थोड़ी सी पता चल जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे आप कहीं भी बाहर जाओ तो फिर उसमें आपको रहता है कि क्या छोटी छोटी चीजें होती है कि हम जब ऑटो में सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कि कुछ कोई गलत तो नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। तो ये छोटी मोटी चीजें, ये इंट्यूशन पावर हम बोलते हैं इसको। राइट। तो ये आपको डेवलप कराते हैं, सिखाते हैं आपको डेवलप कराते हैं। सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये आपको पता चल रहा है। हाँ, ये पता चल हाव भाव से बिहेविंग। उसके बाद और क्या सीखा आपने? फिर उसके बाद मैं मम्मी के साथ ब्रह्म कुमारी भी गई हूँ। अच्छा, ब्रह्म कुमारी का मुझे ज्यादा मैंने उसका ज्ञान नहीं सुना था, लेकिन मैं माउंट आबू भी गई थी मम्मी के साथ। और उधर में मैंने एक फंक्शन में भी परफॉर्म करा था। अच्छा।
क्या परफॉर्मेंस था आपका? मेरा डांस का परफॉर्मेंस था उधर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तभी मैं बहुत छोटी थी, मैं अराउंड तब मैं शायद 12-13 साल की थी तब मैंने जब परफॉर्मेंस करा था। तो ये ब्रह्मा कुमारीज में भी, लेकिन मैंने जो उनकी स्टडी होती है वो भी मैंने 7 दिन का कोर्स किया? हाँ, 7 दिन का उनका करा था। मैं हमारी पूरी फैमिली नहीं करा था। अच्छा। लेकिन मेरे पापा और मेरे भाई आगे नहीं बढ़े उसमें। लेकिन जो ज्ञान है, आपके भाई हैं छोटे? हाँ, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, कितने साल का? वो मुझसे 2 साल छोटा है। वो भी कोर्सेज में आ रहा था आपके साथ या नहीं? नहीं, उसका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। और वहाँ अरविंदो आश्रम? वो तो उधर जाता है, क्योंकि वो भी हमारे मेरे साथ बचपन में वो भी गया था। गया था। हाँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली गई थी, तो उधर हमारा आना जाना थोड़ा रहता है। चलो बढ़िया है। हाँ। तो फिर क्या ये कोर्स के बारे में बताइए। हाँ, तो ये जो ब्रह्मा कुमारी का हमारी पूरी फैमिली नहीं, हमने करा था ये कोर्स। तो तब जो है थोड़ा बहुत वो लोग ऐसे उनका इमेजेस रहते हैं उनके, जब वो पढ़ाते हैं। तो तब थोड़ा बहुत ऐसे डाउट आता था मन में कि शायद हमारा वो आत्मा में बहुत फोकस करते हैं, सोल पे बहुत फोकस करते हैं। कि जो है हम जब मेडिटेशन वो कराते हैं तो उनके सामने वो रेड कलर का उनका रहता है, तो उस पे आंखें खुली करके मेडिटेशन कराते हैं। तो ये सबसे मतलब बहुत अजीब मेरे को उस समय लगता था कि आंखें खोल के मेडिटेशन, तो वो उनका एक वे ऑफ मेडिटेशन था। हाँ, उनका एक अपना फिर तो वो कोर्स करा, और उसके बाद से जो है और भी ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में फिर मैं सदगुरु आश्रम भी गई हूँ। ईशा फाउंडेशन का। तो ये कोयम्बटूर में है। तो ये उधर में ऐसा था कि बच्चों का कैंप लगता है, समर कैंप। तो वो मैंने अटेंड करा था कोयम्बटूर में। बहुत बढ़िया। इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिल जाती है? हमने तो कभी सुना भी नहीं, सर्च भी नहीं किया, और कभी जाने की तो बात ही दूर। हमारे जमाने में तो कुछ था नहीं। चलो, आपके लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हाँ, वहाँ क्या किया? तो कोयम्बटूर में मेरे पापा है, उन्होंने काफी ईशा के कोर्सेज कर रखे हैं। उनका ईशा फाउंडेशन जो है, तो उसी में मैंने भी उनका कोर्स करा था, समर कैंप का। तो समर कैंप में उन्होंने हमें एक टेक्निक बताई थी उनकी, जो उनका क्रिया बोलते हैं हम। तो वो मैं काफी टाइम तक प्रैक्टिस भी करी थी घर आने के बाद, लेकिन फिर वो मेरा छूट गया था, मैं प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो हाँ, शक्ति चलन क्रिया प्रैक्टिस कराते हैं, नाम है। तो उन्होंने हमें शक्ति चलन क्रिया जो है वो प्रैक्टिस कराई थी। फिर उनका था कि आप घर पर आकर भी प्रैक्टिस करो, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरा वो प्रैक्टिस छूट गया, और मेरे को अभी वो याद भी नहीं है कैसे उन्होंने प्रैक्टिस था। लेकिन मेरे पापा का जो बहुत इंटरेस्ट है ईशा की तरफ, और वो अभी भी उसे फॉलो करते हैं। सदगुरु जी की जो उनके वॉइसेस है, उनके लेक्चर्स है, वो काफी सुनते हैं। फिर ईशा के बाद जो है मेरा परम शांति की तरफ ही मेरा जो लास्ट जो कैसे पहुंचे परम शांति की ओर? तो परम शांति के और तो मेरी मम्मी काफी टाइम से सुन रही थी। अच्छा। जो हमारी पंजू आंटी है, तो उनसे मम्मी की काफी उनकी बातचीत हो रही थी, और उन्होंने मम्मी को परम शांति के बारे में बताया था। तो मम्मी का भी ऐसा था कि उन्होंने बताया था कि उनके डीपी में बापूजी की फोटो थी। तब मम्मी ने उनसे पूछा था कि कौन है। तो मंजू आंटी ने बोला ऑल माइटी आया है धरती पे। तब मम्मी को भी क्यूरियोसिटी हुई कि क्योंकि मैं भी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस गई हूँ और मम्मी भी गई है, तो स्पिरिचुअल जर्नी का तो एक अवेकनिंग थी कि कुछ तो है, लेकिन ऐसा कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। सब जो है एक वे ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन जाते हो कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, कि जीवन जीने की क्या कला है, लेकिन ये जो आगे का ऊपर का ज्ञान वो कोई नहीं देता। तो इसी के वजह से जो है मम्मी का इंटरेस्ट सबसे पहले उसकी तरफ आया, कि उन्होंने पहले पूछा कि कौन है ये, तब उन्होंने बोला ऑलमाइटी धरती पे आया। तो ऐसे मम्मी की जर्नी शुरुआत हुई, और ऐसे करते करते ही मम्मी ने मुझे कभी खींचा नहीं इसकी ओर, ना मेरे को ऐसे ज्ञान की तरह कभी कुछ बताया। लेकिन मम्मी जो है उनसे मैं उनको बोलती थी स्पीकर पे रखो, जब भी वो उनका बातचीत होती थी मंजू आंटी से, कि क्या बोल रही है। और तब मेरा भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं जागा कि मुझे भी सुनना है ज्ञान।
लेकिन मैं हमेशा वो मम्मी से वो फोन पे स्पीकर में रखवाती थी कि जो भी आपकी बातचीत हो मेरे को सुनना है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी भी ज्ञान को आगे बढ़ने का उसमें कभी नहीं रहा। लेकिन ऐसे करते करते ही मम्मी जो है, एक दिन मंजू आंटी हमारे घर पर आई और उन्होंने जो है मेरे को ऐसे हुआ कि आप मेरे को पूरा ज्ञान अच्छे से शुरुआत से अच्छे से बताओ क्या है। तो उन्होंने मुझे पूरा बताया और उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले 10 डे कोर्स करा था साक्षी बहन का। तो कोर्स करने के बाद जो है मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया कि आत्मा क्या होता है। सबसे पहले वीडियो मैंने वो देखा था, फिर उन्होंने कला के बारे में जो वीडियो है वो बताई थी कि कितने कला की पावर होती है, आत्मा की पावर क्या होती है। तो ये सब नॉलेज सुन के मैं ऐसे हो गई थी कि क्या बोल रही है, ऐसा कभी सुना ही नहीं था मैंने। और ऊपर से फिर जिस तरीके के और भी वीडियोस जैसे 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 मंजू आंटी हम मुझे भेजती गई, तो ये सुन के ऐसा लगता था कि और जानना है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ ज्ञान की तरफ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप ऑलमोस्ट कितने टाइम से ज्ञान सुन रहे हैं? तो मुझे ज्यादा नहीं, 2 महीने ही हुए। अच्छा, 2 महीने हुए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे ज्ञान के? ठीक है। शास्त्रों से पूछूं या वेद के ज्ञान से पूछूं? जैसे आप शुरुआत करना। ठीक है। तो क्योंकि आप ज्ञान में नए हैं तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। हम पहली बात तो ये कि हम ज्ञान मार्ग में क्यों चले, इसका लक्ष्य क्या है ये बताइए। तो ज्ञान मार्ग में चढ़ने का जो लक्ष्य है वो है कि हमारे जो सोल की जो पावर है, आत्मा की पावर को सबसे पहले जानना और अपने आप को आत्म स्वरूप पहचानना। तो ज्ञान में चलने का जो लक्ष्य है कि हमारे जो जीवन मरण, हमारे जो लाइफ साइकिल है बर्थ और डेथ का, उससे बाहर निकलना। मुझे ऐसा अपने आप में एक्सपीरियंस होता है और ज्ञान से मेरी जो समझ आई है कि हम जो है बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हमारा डेथ होता है। तो और ये साइकिल जो है चलता ही रहता है और इससे साइकिल से निकलने का जो रास्ता है वो देखा जाए तो बाकी चीजों में भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात है। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है गीता। वेरी नाइस। तो उसमें जो है उनका बेसिक जो है जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के वक्त जो उन्होंने ज्ञान दिया था उसमें गीता के बारे में बताया जाता है। तो उसमें जो है कृष्ण कर्म योग, भक्ति योग, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो जो अल्टीमेट जो चीज है वो तो यही है कि हमारा जो बार बार मरण हो रहा है, बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, उस चक्र से निकलने का जो रास्ता है वो क्या है, वो जानने का जो चीज थी वो मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको क्या लगता है आपके कितने जन्म हुए धरती पर? मुझे नहीं पता, बट काफी जन्म हुए हैं। काफी जन्म हुए। ठीक है। टेंशन होता है कभी जीवन में? टेंशन स्ट्रेस होता है, लेकिन मेरे को पल भर का होता है। मतलब ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कैसे निकलते हो उससे? क्योंकि जैसे जैसे अभी तो मैं ज्ञान सुनने लगी तो काफी ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो है ये बहुत टेम्परेरी चीज है। अगर आपको स्ट्रेस आ भी रहा है तो ये बहुत टेम्परेरी है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ना अपने से नीचे वाले को देखती हूँ हमेशा और कोशिश करती हूँ कि जब उनके जीवन में इतना उन्हें उनके पास 2 रोटी खाने के भी उनके पास पैसे नहीं और मेरे पास इतना कुछ है, तो फिर वो मेरा स्ट्रेस सिर्फ कुछ पल का ही होना चाहिए उनके मुकाबले, और वो सोचते ही मैं उससे बाहर निकल जाती हूँ। अच्छा, मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो। आपका जो जन्म है आपकी मम्मी के घर ही क्यों हुआ, पड़ोस वाले के घर में क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मम्मी के साथ कुछ कार्मिक रिलेशन रहे होंगे, कर्म बंधन रहे होंगे। अच्छा, कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन ये होता है कि आपके पास्ट में आपका यानी आपके जो पिछले जन्म में आपका किसी के साथ जो रिश्ता रहा होता है, अगर आपने किसी को कुछ बुरा बोला होता है तो आपके अगले जन्म में आपको वापस उसको जो है जवाब देने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए वापस आपको जन्म लेना होता है। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है अच्छा और बुरा यानी गुड कर्मा बैड कर्मा, इन दोनों को जब आप 0 पे सेटल नहीं करोगे तब तक आपका जो है बार बार जन्म मरण होता रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। कर्म कहाँ रिकॉर्ड होता है?
कर्म आपके जो है मतलब सूक्ष्म 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 रूप में आपके शरीर सूक्ष्म शरीर में आपका रिकॉर्डिंग होती है उसकी। वेरी नाइस। मम्मी ज्यादा प्यार कर दी है पापा? प्यार तो मेरे को मम्मी ज्यादा करती है। तुम किसे ऐसा करते हो? लगता है, मम्मी से या पापा से? मुझे लगता है मैं भी शायद मम्मी से ही ज्यादा प्यार करती मम्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है पापा से? हूँ। मेरे को लगता है शायद पापा से। अच्छा। और घर में और कौन कौन है? दादा दादी नाना नानी कौन पसंद है? बाकी अभी मेरी दादी हाल फिलहाल में अभी घर पे आई भी है। अच्छा वो ऐसे कैलकाटा रहती है, अच्छा। तो अभी वो घर पे अच्छा, आई ज्ञान है। की बात कौन करता है घर में? कौन घर सिखाता है? पे कोई स्टोरी वोरी कौन सुनाता है? घर पे ज्ञान की बात तो मम्मी करती है सबसे ज्यादा। अच्छा, दादी कोई स्टोरी सुनाती है? नानी दादी दादा नाना? नहीं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा ज्ञान का ज्यादा नहीं मिला, सबसे ज्यादा मम्मी से मिला। बाकी मेरे पापा काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। अच्छा, पापा ने जैसे क्या सिखाया? ऐसी कोई स्पिरिचुअल बात तो आपको याद हो? पापा ने स्पिरिचुअल ऐसा बोला कि पापा ने बोला बेटा आज आज मैं तेरे को एक मस्त बात सुना? उन्होंने तो हमेशा ऐसे ही बोला कि जिस तरीके कर्म से के बारे में क्या बोलते हैं पापा? मैंने उनसे कभी पूछा नहीं पूछा? अच्छा अच्छा, मम्मी क्या बोलती है? मम्मी ये बोलती है कि आप जो कार्य करते हो उसको निष्भाव से करना, यानी कि निष्काम भाव से करना, कि उसमें जो है आपका कोई ग्रीड या फिर लालच ना छुपी हो, और बिना वो सोचे समझे आप बस अपना काम करते जाओ, तो वो कार्य नहीं वो कर्म बन जाता है बिना बेटा कोई ये आप जो जवाब दे एक्सपेक्टेशन रहे हो ना ये बहुत सुंदर है, और आपकी जो सोच है ना वो बहुत सुंदर है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब ये पॉडकास्ट आपकी उम्र के जब बच्चे देखे ना तो वो आपसे कुछ सीखे कि देखो इतनी उम्र में इतने सारे कोर्स भी किए या जो भी आपके अंदर जो आपने सीखा, शायद हम 18 साल की उम्र में इस तरीके से बैठ के बोल नहीं सकते थे। जो आप बोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में अच्छा, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीवन मृत्यु का कारण क्या है? जीवन मृत्यु का कारण ये है कि हम जैसे मैंने पहले भी बोला था इसके बारे में, कि हमारे जो पिछले जन्म के जो कार्मिक रिकॉर्ड्स रहे उनको सेटल करने के लिए जो है हमें बार बार उसका जन्म मरण का चक्रव्यूह उसमें हम जो है आते हैं। और जब तक वो सेटल नहीं होते, और अगर मैंने आज किसी को कुछ भी बुरा बोला या फिर अच्छा भी करा, तो उसका भी जो है कर्म बंधन बनता है, और उसको सेटल करने के लिए आप वापस से रीबर्थ लेते हो। तो ये जब तक आप जीरो पे नहीं आते हो तब तक वो आपका चलता रहता है। देवता कहाँ रहते हैं? देवता मंदिर में, स्वर्ग में? देवता अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी देवता जो है वो मनुष्य बन गए हैं अभी तो। तो वो तो बापूजी बताते हैं, सही है। ठीक है। और बाकी बाकी मंदिर में भी मतलब जैसे मेरा जो पहले मैं कृष्णा जी को बहुत मानती थी। अच्छा। तो गए द्वारका गए कि नहीं? वृंदावन द्वारका? हाँ, वृंदावन गई हुई हूँ मैं। ठीक है। तो लेकिन अब जो है जैसे जैसे ज्ञान सुनती जा रही हूँ मैं, तो वो होता है ना कि पूरा ज्ञान समझने के बाद मैंने कृष्णा जी की भी काफी, जैसे बापू जी का जो वीडियोस में मैंने उनकी देखी थी वीडियोस कृष्णा के बारे में। तो जैसे जैसे समझती जा रही हूँ तो कृष्णा को हम 100 कला की जो है उनका बोलते हैं कि उनके पास 100 कला की पावर है कृष्णा के पास। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी देवी देवता है उनके जो है अलग अलग उनके पावर है, और हम उनको अगर जब उनको ध्याते हैं उनको पूछते हैं तो हमें भी उनकी जितनी पावर हमें मिलती है। तो लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो उससे भी ऊपर है, हमें जो है ऊंच से ऊंच परम धाम की ओर जाना है, और अपने आप को आत्मा स्वरूप बनकर जो है बापूजी से पावर लेनी है। तो इस वजह से जो है मेरा जो कृष्णा के प्रति जो पहले रुझान था, जितना मैं उनको भक्ति मार्ग में इस वजह से था, मैं माला जप करती थी, जैसे मैं इस्कॉन जाती थी। अच्छा। तो इस्कॉन जब भी मैं गए? हाँ, इस्कॉन से ही मेरा जो है मैंने भगवत गीता उधर में सुनी थी। अच्छा, इस्कॉन में। अच्छा। और फिर उसके बाद से जो है भगवत गीता में वो कृष्णा जी बोलते हैं तो उनका ही पूरा वो, तो इस वजह से मैं कृष्णा जी को भी मानने लग गई थी। लेकिन ये जो था मैं मानती थी, लेकिन मेरा जो हर चीज का जो शुरू से मैं काफी क्वेश्चनेबल रही, और काफी मेरे को हर चीज में डाउट रहा है कि ऐसा क्यों, अगर मैं कृष्णा को मान भी रही हूँ तो क्यों मान रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ।
तो वो जो कृष्ण के प्रति मेरी जो भक्ति की शुरुआत भी हुई थी, वो भी भगवत गीता के क्लास के बाद ही हुई थी। कि मेरा जिस तरीके का उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो इस वजह से जो है मेरी कृष्ण भक्ति जो है वो शुरू हुई थी। मतलब अच्छा, ऐसा। बीच में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने रामायण पूरी देखी टीवी में? हाँ हाँ हाँ। फिर महाभारत पूरी देखी? हाँ देखिए। राम पसंद है या कृष्ण पसंद है? मुझे कृष्ण ज्यादा पसंद है। अगर वैसे क्यों? कृष्ण पसंद है क्योंकि पावर किसमें ज्यादा थी, राम में या कृष्ण में? कृष्ण। कृष्ण में ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो क्यों, क्या क्या ऐसा है कैरेक्टर में है जो आपको कृष्ण पसंद है? मुझे ऐसा लगता था कि वो सारी जो है परिस्थितियों को देखते हुए भी जो है हमेशा अपने स्वरूप में रहते थे, और हमेशा उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहती थी। आप जब भी एपिसोड उनका कोई भी देखते हो, तो ये तो था कि कहीं ना कहीं जो कृष्ण को जो है अपने बारे में पता था कि वो जो है परमात्मा है, और वो उनका जो जन्म है वो किस पर्पस के लिए हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनको पता था। लेकिन राम जी को है जो इसके बारे में शायद इतना नहीं पता था, जो मैं एपिसोड से मैं जितना समझ पाई हूँ। हाँ, हम जो देखते हैं, जी, जी, जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कृष्ण जी सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने अपना कर्म करना, उनके साथ जो जिस तरीके के उनके साथ होनी थी दुर्घटनाएं, उसको जानते हुए भी, अब जैसे महाभारत का जो युद्ध था उसमें उनको सब चीजों के कंक्लूजन के बारे में पता था कि ये चीज होने वाला है, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है। वो चाहते तो इन सब चीजों को रोक भी सकते थे, कहीं ना कहीं वो जो है बचा भी सकते थे और तो क्यों उनका नहीं युद्ध बचा? नहीं होता। क्यों लेकिन महाभारत हुआ? लेकिन उनका उस समय उन्हें पता था कि परिवर्तन होना काफी बाकी है, कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उससे जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी, हम जो ठीक है, समझते हैं। ठीक है। इस वजह से जो है उनके बीच में ज्यादा मतभेद हुआ था। होने को तो हम उनका जो स्टोरी देखते हैं तो काफी बचपन से ही उनके बीच में, पांडव और कौरवों के बीच में उनका लड़ाई। क्लैश रहता था। जी, जी। लेकिन मेन जो युद्ध हुआ, जो तब द्रौपदी के चीरहरण के बाद हुआ, तो तो कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस समय परिवर्तन होना था, और जो है काफी जो असुरी शक्तियां जो है काफी हावी हो गई थी उस समय पे। और कृष्ण जी ये जानते हुए कि नया युग आने वाला है, इस वजह से, और अगर युद्ध नहीं होता तो हम सबके मन में ऐसी गलत धारणाएं बन जाती कि शायद जो औरतों का जो ये सब चीजें होना है, कि मतलब द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ वो सही बात है, अगर युद्ध नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर पांडव उसके लिए नहीं लड़ते तो एक अच्छे और बुरे का जो कि अच्छाई जो है बुरे पे इसका जवाब ऐसा है बेटे कि भगवान ने बहुत ट्राई किया शांति हो जाए। ठीक है, चीरहरण हुआ और उसमें जो कुछ भी दिक्कत, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, और शायद इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा हमें और समय निकालना पड़े, लेकिन फिर कभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते ही हुए, क्योंकि ये बड़े लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा और समझना थोड़ा और समय देना पड़ेगा। पर मैं आपसे आगे और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में कभी दुख आया? हाँ, दुख आया। भारी वाला? दुख हाँ नाम में से, या हल्का भारी वाला, वाला, या ठीक है वाला? हल्का वाला है। हल्का वाला। उस दुख से बाहर कैसे निकले? उस दुख से बाहर मम्मी को बताया था कि पापा को बताया था या किसी को नहीं बताया था? नहीं, मैं कई बार अपने जो दुख होते हैं मैं उससे खुद ही बाहर निकलती हूँ। मैं इसीलिए ऐसे, तो पूछ रहा हूँ। हाँ वो किसी को नहीं बताया ना, मम्मी नहीं पापा को? नहीं नहीं, पॉडकास्ट के बाद पता चल नहीं। जाएगा। अच्छा, कैसे बाहर निकले ये जवाब बताओ। कैसे बात कर निकले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दुख होता है वो क्षण भर का ही होता है, और कहीं ना अच्छा। कहीं मुझे वो अंदर से वो आवाज आती है कि जो है ये क्षण भर का दुख है, और वो शांति दुख रखो। को, हाँ, उस समय मैं ट्राई करती हूँ अपने आप को शांत रखने का। और थोड़े बहुत अगर मेरे को रोना आता है तो मैं अपने, मेरे को ऐसा लगता है इमोशन जो है अंदर नहीं रखना चाहिए और उसे बाहर तो रो निकाल लेते देना हो। चाहिए, तो मैं रो भी लेती हूँ। ठीक है, और ये करते मैं अपने आप को अच्छा हल्का कर फील, लेते। हल्का कर लेती हूँ। अच्छा, तो गुस्सा आता है सब ही आता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा लगता है कि ज्यादा है कि इट्स ओके, मध्यम, मीडियम? मुझे लगता है मीडियम ही रहता है। मतलब गुस्सा इन द सेंस कि अगर कोई बात ऐसी होती है जो सही नहीं लगती मेरे को, तो उस समय पे मैं
मतलब गुस्सा नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बोलने का जो थोड़ा तरीका होता है वो थोड़ा सा कभी कभार स्ट्रांग हो जाता है बस। फ्री विल का इस्तेमाल करते हो या मम्मी पापा की विल का इस्तेमाल करने वाले? नहीं, ज्यादातर तो मम्मी पापा की विल का ही। अच्छा, और फ्री विल मिल जाए तो? फ्री विल मिल जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जो संस्कार रहे हैं उस हिसाब से मैं अच्छा कदम उठाऊंगी। और और चलो ये तो अच्छा बात। जीवन में कोई ऐसा दुख आपने कभी इमेजिनरी आपके अंदर आ गया हो कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, कभी ऐसी कल्पना आती? नहीं। तो आप दुख के बारे में ज्यादा नहीं सोचते? वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर कोई डर है जीवन में? डर अगर मैं अभी कुछ 1-2 महीने पहले का बताऊँ तो मेरे को अपने अभी जैसे मेरा कॉलेज, मैंने भी एक साइंस का एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं वो करियर को लेके जो डर होता है कि आगे क्या होगा, मैं आगे अच्छा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो वो डर जो है एक रहता है। जैसे अभी आप जिससे 12th निकल कर आपको, क्योंकि काफी सारे आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो जैसे मेरा जो फील्ड है नेचुरोपैथी, तो उसमें लोगों को काफी अभी तक जानकारी नहीं है। जैसे मैंने पहली बार ही सुना है ये चीज। हाँ, हम तो गुजरात में रहते तो भी नहीं पता हमें ना। योग के बारे में तो काफी जानकारी हो गई है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है योग का काफी जो है बहुत ज्यादा उसके लोग योग करने लगे, योग को समझने लग गए। तो आप छोटे बच्चों को भी सिखाते हो, बड़े को भी सिखाते हो? बड़े लोग अभी तो ज्यादातर बड़े ही आ रहे हैं। अच्छा, बड़े आ रहे हैं। ओके, तो आपको मैडम बोलते थे, मैडम छोटी मैडम। तो ठीक है, तो जीवन में हाँ वो क्वेश्चन था कि बड़े से बड़ा मतलब दुख अगर आपके जीवन में आएगा, आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? तो पहला पॉइंट तो मैंने जो बताया कि फ्यूचर का, हाँ, पढ़ाई का और आगे और करियर का। आगे जो करियर के लिए जो है वो अभी अभी मेरी जो एक माइंडसेट हो गया है कि जो होगा अच्छा ही होगा। मैं पहली बात तो अपने आप को ये जब हम बोलते हैं ना कि संकल्प देना अपने आप को, वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। डेली? हाँ, देती हूँ मैं। तो ये मैं सुबह उठ के कौन सा संकल्प करते हो? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का, और उसके बाद मैं अपने आप को आजकल आत्मा स्वरूप में रहने की काफी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अपने आप को आत्मा जानना है। और लेकिन पहले पहले जो है मैं मेडिटेशन जो है मैं कर रही थी पहले, जैसे योग में भी, कि योगा मेरे को करते हुए हो गया 2 साल, तो योगा प्रैक्टिस के टाइम पे भी मेडिटेशन का पार्ट, ध्यान का पार्ट आता है। तो तब मैं मेडिटेशन करी थी, लेकिन जो फोकस है वो आत्मा में लगाना होता है, वो सब चीजों के बारे में नहीं पता होता कि हमें जो है हमारे भ्रिकुटी के बीच में। हाँ जी, योगा के जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो प्रैक्टिस है कि हमें मेडिटेशन किस तरीके से करना है, ध्यान को किस तरीके से करना है, वो नहीं पता था। तो उसमें मैं बस सोची थी कि हाँ मेरे को 2 पल की बस शांति मिल रही है तो मतलब मेरा योग लग गया, मेरा ध्यान लग गया, लेकिन वो ध्यान नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को समझना, और उसके बाद फिर जैसे अब जो मेडिटेशन कर रही हूँ उसमें जैसे साक्षी बहन जो है, हमें सुबह सुबह मैं उनका रोज करती हूँ मेडिटेशन। डेली उठ जाते हो 5:30? हाँ। अरे वाह। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके गाइडेंस के अंदर ही करती हूँ, तो उनके काफी जो और भी जो यूट्यूब वीडियोस है उनको भी मैं चला के मैं करती हूँ ध्यान। तो ये जो नॉलेज है कि किस तरीके से मेडिटेशन को करना है, वो इसके बारे में पहले सही तरीके से नॉलेज नहीं थी, जो अब मुझे हो गई है किस तरीके से करना है। अच्छा, परम शांति का मतलब क्या समझे आप? परम शांति मतलब मतलब अल्टीमेट शांति, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि अपने मन के अंदर भी शांति होना सबसे बड़ी बात, और अपने आसपास जो है लोगों को आत्मा स्वरूप में देखना, खुद को आत्मा स्वरूप में देखना, और बाकी परम शांति जो है उसकी जो है वाइब्रेशंस लोगों तक फैलाना, क्योंकि आजकल हम
इतने न्यूज़ चैनल्स में सब जगह देख रहे हैं कितना सब जगह जो है हाहाकार मच रहा है, सब जगह केओस हो रहा है। तो हम जब परम शांति का वाइब्रेशन देते हैं तो पूरी दुनिया तक उस वाइब्रेशन पहुंचता है और जो है शांति जो है हमें फैलाना है इसका। बेटा आत्मज्ञान को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आत्मज्ञान सबसे पहली बात में आत्मा के बारे में ज्ञान होना, और आत्मा के बारे में ये ज्ञान होना कि जो आत्मा जो है मतलब वो उसके पास एक फ्री विल है आत्मा के पास, और आत्मा जो है कभी भी नष्ट नहीं होती है। हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर जो है वो जल के राख होता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जो है दूसरे शरीर में जाकर उसको अपना स्थान जो है वो स्थापित कर लेती है। तो और आत्मा के बारे में मेरी जो समझ अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे आत्मा में काफ़ी जो रिकॉर्डिंग्स होती है हमारे जो पास्ट कर्मास की, और बाकी हमारे जो प्रेजेंट में भी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होती है, तो इन सब चीज़ों से आत्मा को जो है प्योर रखना कि हमारी जो रिकॉर्डिंग्स एक्चुअल में तो मन में होती है, लेकिन जब हम जब मरते हैं तो हमारी आत्मा के हमारे मन के साथ साथ आत्मा के अंदर भी वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो चली जाती है। तो आत्मा जो है हम परम धाम की तरफ जो है अपना जो अग्रसर होना है उसे वो नहीं हो पाती, और जो है वो जन्म मरण के साइकिल में बार बार वो फंसती रहती है। तो इसी तरीके से हमें जो है इस जन्म में हमें जो है आत्मा के ऊपर कंसंट्रेट कर उस पे फोकस करके ये जानना कि उसे हमें जो है उसकी असली जो स्थिति है उस तक उसे लाना। जैसे हम योग में भी हम बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो इस लाइन का जो मतलब है वो हमारे आत्मा से लिंकअप होता है कि हमारे जो रिकॉर्डिंग्स है उनको हमें नष्ट कर उसके असली स्वरूप में उसको लेकर आना, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में उसको लेकर आना आत्मा को। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ अपने क्लास में भी लाइन कि हमारी आत्मा में अनंत सूर्य की शक्ति। थक तो नहीं गए ना? नहीं मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, जैसे मैं क्लास में कहता हूँ कि हमारी आत्मा में अनंत सूर्य की शक्ति है, तो आप इसको कैसे समझते हैं कि भैया गप्पे मार रहे हैं? कैसे मतलब इसको आप कैसे समझते हैं? हाँ, तो इसको मैं इस तरह समझती हूँ कि हमारे आत्मा में अनंत सूर्यों की जितनी एक सूर्य में जब हमें इतना प्रकाश मिलता है, तो जब अनंत सूर्य आ जाते हैं उसके अंदर तो कितना प्रकाश आ जाता है, तो उतनी प्रकाशित शक्ति जो है हमारे आत्मा के अंदर भी है। और हमें बस महसूस करना चाहे तो कैसे करें? उसका महसूस हम ध्यान से करेंगे, योग से करेंगे हम उसका महसूस। तो ये तभी हो पाएगा जब हम योग करेंगे, हमें आत्म स्वरूप का जब ज्ञान होगा। तो सबसे पहली बात तो ज्ञान होना। अगर हम सिर्फ ध्यान करेंगे लेकिन हमारा मन कहीं और जा रहा है, और कई बार तो ध्यान में कुछ लोग बस सिनेरियो को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं, जैसे मेडिटेशन करते टाइम कि आप ये इमेजिन करो, ये करो, लेकिन इमेजिनेशन से आप कहीं और ही चले जाते हो। इमेजिनेशन नहीं करना होता हमें जो है हमारी ब्रिकुटी के बीच में, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में हमें एक पॉइंट ऑफ लाइट को महसूस करना होता है। तो ये जो आत्मा का नॉलेज मुझे जितना है। बहुत सुंदर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि और इस बात को आप क्लियरली समझें कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके पापा उसके विल में लिख के गए कि मेरे बेटे के पास ट्रिलियन 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 डॉलर का मैं खजाना देके जा रहा हूँ। ट्रिलियन 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 मतलब आप गिनने जाओगे तो भी कैलकुलेटर भी थक जाएगा। अब वो सोचेंगे कि ये कितना पैसा होता है, मतलब मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ, क्या मैं घर खरीद सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ। एक बच्चे की सोच है कि मैं घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, बंगला खरीदूं, शहर खरीदूं, देश खरीदूं, पृथ्वी खरीदूं, क्या खरीदूं। तो मतलब ये बता रहा हूँ कि जो पावर है वो पावर इतनी आत्मा के अंदर है कि वो अपने विचारों से ब्रह्मांड बना सकता है। अपने विचारों से अपनी आत्मा की एनर्जी अनंत ब्रह्मांड बना सकता है, राइट? अपनी आत्मा की एनर्जी से यूनिवर्स बना सकता है, यूनिवर्स बना सकता है। इतनी पावर आत्मा के अंदर। जब हमें समझ में आ जाए अरे क्या बात है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, तो हमारी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अच्छा, ये चीजों को यूज करने के लिए फिर एक कंडीशन भी आ जाती है कि आप इस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक? तो
ऐसे ही ये आत्मा की पावर है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ कि जब हम ये सोचते हैं तो हम अपनी आत्मा की एनर्जी को जानते हैं कि मेरी आत्मा में वो शक्तियां हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आत्मा की अवेयरनेस और बढ़ती है, हमारी आत्मा की और पावर बढ़ती है। ये पर्पस है बताने। अच्छा, थियरी ऑफ कर्म के बारे में आपने बात कही, तो थियरी ऑफ कर्म को आप समझते हैं? फॉलो करते हैं? हाँ, फॉलो करती हूँ। कब सीखा, कहाँ से सीखा? ये मैंने भगवत गीता जब मैं अच्छा। पढ़ रही थी और मैंने जब इस्कॉन की क्लास करी थी, तब से मेरे माइंड में कर्म के फ्रेंड बारे को में। सिखाया? हाँ, फ्रेंड को सिखाया कभी? फ्रेंड को नहीं। फ्रेंड को सिखाया, क्योंकि ऐसे बोलो तो आजकल ऐसे नहीं, रहते ऐसे हैं। कभी कोई सिचुएशन में बोलते हैं ना, मैं तो बहुत दुखी यार, कोई मदद नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं मेरी, और तुम फ्रेंड हो तो फिर जा बेटा सुन मेरी बात। ऐसा कभी किया, सिखाया किसी को? नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। मेरे ऐसे दोस्त तो ऐसे काफी कम है होने अच्छा, को। वेरी नाइस। तो मैं, क्योंकि जब से थोड़ा बहुत मम्मी को सिखा? मम्मी दुखी हो तो मम्मी चिंता मत कर, सब अच्छा होने वाला है। हाँ। मैं इसमें एक इंस्टेंस बताने वाली हूँ। तो मेरा ऐसा था, जैसे 12th खत्म हुई तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो एनडीए में जा रही थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा। तो मैं मतलब मैं मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो देशभक्ति वाली जो भावना थी, वो अभी भी है, और कहीं ना कहीं उस समय तो और भी ऐसे थी। अच्छा। तो मेरे को लगा था मैं भी जाऊंगी यार। फिर लेकिन फिर मम्मी ने मेरे को एक चीज समझाया कि आप आर्मी में चले तो जाओगे, लेकिन उधर में आप कर क्या रहे हो आप, मतलब कि आप, हाँ, देश के लिए लड़ रहे हो, आपको प्राइड मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप उधर में जो काम कर रहे हो, उधर में उससे कई लोगों की मौत भी हो रही है। जैसे हाँ, आप दूसरे देश के जो आर्मी के साथ आप कर रहे हो, लेकिन तो उस चीज से मेरे को ऐसे हुआ कि सही बात है कितना, कि आप बस प्राइड के लिए, बस हाँ आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन आपकी जो सोल कॉलिंग है वो क्या चाहती है। और मेरे को पता था मेरे को योग के लाइन में ही जाना है। अच्छा, पहले से अंदर से ऐसे अंदर से था, लेकिन एक इंस्टेंस कभी कभार आप फ्रेंड के जो है इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, और खुद के अंदर भी मेरे को था कि नहीं, एक देशभक्ति की भावना है ये वो। तो उससे मैंने सोचा कि चलो मैं आर्मी के लिए ट्राई करती हूँ बस। लेकिन मैंने ट्राई करा नहीं, उससे पहले मेरे को समझ आ गया मेरे को क्या करना है। तो जैसे इसमें भी एक थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो उसमें ऐड ऑन होती है कि आप जो अगर करियर में भी आप जो पाथ चूज कर रहे हो, तो उसमें भी आप जो है कोई कार्मिक अकाउंट ना क्रिएट करो दूसरा। तो अगर आप ये सोच के भी करो तो आपको आगे, क्योंकि करियर में तो आपको अपना काम करना होता है, आप कोई भी अगर फील्ड में हो तो उसमें भी अच्छे बुरे दोनों चीज ही होती है। लेकिन फिर भी जब मेन आप, चीज तो कर्म ही है ना, हम बढ़िया कर्म मेन करें, चीज तो चाहे कर्म आर्मी में के, हो, चाहे हम डॉक्टरी में हो, हाँ, चाहे हमें भला करना है, भला करना है, वही है। हाँ। और रही बात आर्मी में अगर खून खराबा की, तो वो भी देखो गीता में कहा हुआ है, जो कर्तव्य पालन करता है वो पाप मुक्त होगा। वही अगर दुश्मन को गोली मार दी तो तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं कि तुम्हारे को फांसी चढ़ा देंगे, ये तो भगवान ने भी माफ किया। वो तो जैसे अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा था कि अरे मैं तो अपने भाइयों को मारने वाला हूँ, भाई को मार दिया तो मेरा क्या होगा। हाँ। तो लेकिन वो तो क्या, मेरी सोल कॉलिंग ही नहीं थी उस तरफ, और आप जो मैं गलत दिशा में शायद चली जाती अगर मैं उसको चूज करती तो। लगता है आपको ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तो थियरी ऑफ कर्म में और क्या ऐसी बात है सॉलिड वाली जो आपको सुन के ऐसा लगता है कि नहीं यार मस्त है, थियरी कर्म फॉलो ही करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आप जब थ्योरी ऑफ कर्म फॉलो करते हो तो आपको जो है बार बार जो है, क्योंकि आजकल जो दुनिया हो गई है वो इतनी ज्यादा, आप देखो तो कहीं ना कितना दुख है देखा जाए तो दुख से डरते हो इसलिए फॉलो कर रहे हो? नहीं, दुख से डरते नहीं है, बट फिर भी आप बुरा करेंगे तो हाय हमारे साथ बुरा हो जाएगा ऐसा, बट आप उस चीज में फंसना नहीं चाहते हो फिर भी कहीं ना कहीं। हाँ, वही बात है। तो वो जो आप, जैसे हम गौतम बुद्ध का जब है स्टोरी देखते हैं कि वो इतने बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घर संसार सब कुछ छोड़कर वो आ गए।
तो उन्होंने यही उनकी स्टोरी दिखाते हैं कि उन्होंने जब वो उनको बचपन से ही उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोल दिया था कि आपका जो बेटा है वो जो है वापस आपका घर बार छोड़कर वो जो है बाहर चला जाएगा और आपका राज सिंहासन जो है वो किसी और को आपको फिर अच्छा, देना। ये स्टोरी मुझे नहीं पता। वेरी नाइस, आपको कहाँ से पता था? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो एस्ट्रोलॉजर ने गौतम बुद्ध के बारे में ऐसे ही उनकी प्रिडिक्शंस करी प्रेडिक्शन थी। दी थी, अच्छा। हाँ, तो इस वजह से उनके जो फैमिली मेंबर भी थे उन्होंने हमेशा गौतम बुद्ध को जो है महल से बाहर कभी नहीं जाने दिया। अच्छा, हाँ, मतलब ये तो मैंने सुना था कि मृत्यु किसी की ना दिखाई जाए उसे। कोई लाश जा रही है तो भाई उसे दूर रखो। हाँ, तो इस वजह से उन्हें महल से बाहर भी उन्हें कभी नहीं निकाला गया था। लेकिन फिर भी एक इंस्टेंस आया और वो महल से बाहर गए थे अपने, तो फिर और ऐसे ही उन्होंने फिर एक सड़क में उन्हें दिखा था, तो उसके हाथ पैर नहीं थे और वो मतलब लंगड़ा था। तो ये सब आसपास देखकर उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये इतना दुख है जब जीवन में, और तो मुझे मुझे ये राज सिंहासन मिलकर मैं क्या करूँगा? मेरे को इसके परे जानना है, इसके आगे क्या है? ये बार-बार मैं भी जन्म लूँगा, बार-बार मरण होगा मेरा, तो ये सब चक्र में मुझे नहीं फँसना। तो इस वजह से, और जबकि उनका इतना, उनकी शादी भी हो गई थी और उनका संसार पूरा बस गया था, लेकिन फिर भी जो है वो घर-बार छोड़कर वो आ गए थे। नचिकेता और यमराज की स्टोरी सुनी? नचिकेता और यमराज 11 साल का था लड़का नचिकेता। नहीं। अच्छा, तो जरूर सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, और ये YouTube पर भी है। बिल्कुल। 8-10 मिनट का वीडियो जरूर देखना। अच्छा, थियरी ऑफ कर्म में मतलब ऐसे फॉलो करते हो या ऐसे सुनने में अच्छा लगता नहीं, मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। है? अच्छा, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं फॉलो करती तो शायद मैं उस एनडीए के लिए तैयारी भी करने लग जाती और मैं शायद पता नहीं, बस करने लग जाती। और ये अगर मेरा ये सोच की वजह से मैंने शायद उसमें जाने का फैसला नहीं लिया कि मेरे को आगे जो है कर्म बंधन जो है इससे नहीं क्रिएट करना। और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं जितना हो सके अच्छे से बात करूँ सबसे, और कोई भी बात है तो उसको अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रखो, कोई बात नहीं पसंद है तो। दूसरों की कोई बात पसंद ना आए तो आप क्या करो? दूसरों की नहीं तो उन्हें सही तरीके से बोलूंगी कि आपने इसको सही तरीके अच्छा, से। टीवी आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो और उसमें आप देख रहे हो कि एक बैल ने जाते हुए बंदे को पीछे से सिंग मारे और गिरा दिया, तो उसको देख के आप क्या रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन? मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब बैल ने सींग से गिरा दिया तो फिर उसमें उस बैल को तो खैर समझ नहीं है कि वो क्या कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ये शरीर मिला है हमें ह्यूमन फॉर्म में, ये सबसे ज्यादा प्रेशियस है। नहीं, वो ठीक है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब अच्छा किया या बुरा किया, या ये भाई या बहन के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसके बारे में मतलब क्या? हाँ, बुरा ही हुआ। बुरा हुआ तो उसको देख के जो दुख आएगा तो आप क्या कहोगे, भगवान ऐसा ना करे? या मुझे तो ऐसा लगेगा कि इसमें ही थ्योरी ऑफ कर्मा ही छुपा है हाँ, कि तो वही मैं जानना चाहता हाँ, कि जो है शायद पिछले जन्म में जो है जो जिस बैल ने उसे मारा, तो वो वो जो है पिछले जन्म में वो बैल ही रहा होगा और वो इंसान रहा होगा, तो अच्छा, दोनों का जो है शायद अदला बदली रहा होगा और शायद कर्म सेटल हो गया। मतलब आप और ना खुश होंगे ना दुखी होंगे उस हाँ, रील को देख के। हाँ, तो ऐसे ही किसी ह्यूमन का एक्सीडेंट देखते हैं या इस तरीके की घटनाएं घटती है हम्म। तो क्या मतलब आपका रिएक्शन? एक पल के लिए तो हाँ दुख आता ही है मन में कि अरे क्या हो गया, लेकिन फिर दूसरे पल में आप थ्योरी ऑफ कर्मा भी इसमें मेरे को मैं अप्लाई करती हूँ कि शायद पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो अभी उसका वो सेटल हो गया उसका कर्म के हिसाब से। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। आपने कभी किसी की डेथ देखी? हाँ, कितने साल के थे? अभी मेरे दादाजी की रिसेंटली डेथ हुई थी। कब? अभी ये अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर पिछले साल? नहीं, अभी इस अक्टूबर। हाँ, अभी तो 25 साल हो गए ना, 24। हाँ, मतलब 24 में। में। हाँ, हाँ, तो क्या मतलब रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ऐसे था कि मैंने जैसे हम
पहले बात तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो ऐसे रहता है कि हाँ दादाजी गए, लेकिन फिर मैंने उनको वाइब्रेशन देने की अपने तरफ से उनके सामने ध्यान करा, और मैंने उनको वाइब्रेशन देने की कोशिश करी कि इनके आगे का जो सफ़र है वो जो है परम शांति से बीते, और भगवान करे इन्हें बार बार मरण और जन्म के चक्कर में भी ना फंसना पड़े। तो मैंने उन्हें ये वाइब्रेशन देने की कोशिश करी, और उनके सामने जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करा। रोए थे? नहीं, मैं रोई नहीं, पता नहीं क्यों। सही में? पता नहीं क्यों, बट मैं रोई नहीं। अच्छा, मम्मी पापा ने बोला, पूछा होगा क्यों रो नहीं रही, पता है क्या? नहीं ऐसे पूछा नहीं, बट हाँ मम्मी रोई ऐसे थी, पापा रोए थे? पापा भी नहीं रोए, मम्मी भी नहीं रोई। अच्छा, मेरे जो बड़े पापा और मेरे जो और भी रिलेटिव्स थे वो रोए। अच्छा, मतलब अध्यात्म में आगे बढ़े। बहुत, देखो ये इसलिए सब पूछ रहा हूँ या जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्योंकि मैं जब मैंने डेथ देखी थी 2000, पता नहीं मुझे याद नहीं है कौन से साल में, लेकिन जब मैंने मेरी चाची को मरते हुए देखा तो मैं रोया था। हालांकि ये ज्ञान वगैरह हमारे पास था, लेकिन फिर भी मैं उस दिन क्यों रोया ये मेरे को अभी नहीं, मतलब मैं अपने अंदर एनालिसिस कर रहा था या कर रहा हूँ, या उस वक्त की स्थिति को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी स्थिति के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि क्या था जो मैं रोया था और आप नहीं रोए तो क्या था, क्यों नहीं। दुख सेम था, मतलब अटैचमेंट आपकी तो दादा थे, मेरी तो चाची थी, मतलब इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी एक जो भी बच्चा बुद्धि समझो या वॉट एवर, तो ये एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के अंदर एक फर्क दिखता है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है रोना या नहीं रोना, गलत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हम गुस्से में हो जाए तो किसी को गाली भी बक सकते हैं, और हम गुस्से में अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही तो सीखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही अगर आजकल के बच्चे आपकी उम्र के अगर ये सुने समझे और ये देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी पॉडकास्ट से, कि ठीक है हमारे घर में ये सब बातें नहीं होती, या हमारे घर में शराबें हो रही है, खा पी जा रही है, नॉनवेज खाया जा रहा है, या हमारे घर में तो कभी ये सब सोचा नहीं जाता, तो ये पॉडकास्ट आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि नहीं आप सोचो इसके बारे में, आप आध्यात्म के बारे में सोचो। यूट्यूब में हजारों वीडियो है, मेरे नहीं तो किसी के भी, ढूंढो, सोचो, सीखो, अपने आप को जागृत करो, अपने आप को बदलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आप कलयुग के इस समय को, आखिरी क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है आपको तंग करना, कलयुग का ये जो आखिरी समय चल रहा है, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में? तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी कलयुग के आखिरी समय के बारे में लिखा होगा, आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, कलयुग का आखिरी समय कैसा हो सकता है? आप कलयुग का जो बापूजी विनाश की बात तो कर ही रहे, और उसके साथ ये भी बोल रहे कि जो है परिवर्तन होगा। तो आखिरी समय में तो काफी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हाहाकार मचेगी, और परम शांति की जो वाइब्रेशन है उस समय उन्हें लोगों को वही चाहिए होंगे, और हम परम शांति से जुड़े हैं, तो हमारा काम है उन वाइब्रेशंस को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, और विश्व शांति के लिए जो है हमें जो है वाइब्रेशंस भेजना। तो बाकी परिवर्तन भी होगा, और उसके साथ साथ विनाश की जो घटनाएं हैं वो भी दिख रही है, तो दोनों साइमल्टेनियसली जो है। अच्छा, ये जो सिचुएशन जब भी दुनिया में होगा, अब टाइम डेट कुछ पता नहीं, तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे? डर लगेगा, भूकंप आ रहा है, कभी भूकंप का सीन देखे वीडियो? हाँ, वीडियोज में तो देखा ही है, देखा ही, कभी महसूस नहीं करा था, मतलब मेरे साथ नहीं। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने तो 2001 में यहाँ पे देखा, वो उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, पर मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती है तो आपकी मन की स्थिति क्या होगी और आप अपने मन को कैसे संभालेंगे? मेरी मन की स्थिति ये होगी कि पहली बात तो ये कि अगर भूकंप या फिर ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ भी रहे, तो मुझे हमेशा से लगता है कि उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई भी चीज होने के पहले। तो उस कारण के होने की वजह से
जो है कोई रीज़न ही होगा जिस वजह से ये चीज़ हो रहा है, और मेरा रिएक्शन शायद न्यूट्रल होगा, मतलब ना मुझे खुशी होगी और ना ज़्यादा कोई दुख होगा, एक न्यूट्रल रिएक्शन जिसे बोलते हैं, मेरा शायद वैसा ही रिएक्शन होगा होने पर। आखिरी क्वेश्चन, मन को शांत कैसे रखें? मन को शांत सबसे पहले परम शांति जो है अपने का जप करे या फिर अपने अंदर धारण करे, परम शांति की वाइब्रेशंस जो अपने मन को अंदर में दे। और बाकी मन को शांत करने के लिए जो है जो जहाँ तक हमारे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो हमारे विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं। तो उन थॉट्स को कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आने दे, लेकिन हम जब जैसे मैं भी जब योग कर रही होती हूँ, तो उसमें भी ऐसा बात नहीं विचार नहीं आ रहे होते, विचार आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने आप को वो परम शांति का जो वाइब्रेशन है उसको मैं साथ साथ वो भी थोड़ा बहुत चैंट करती हूँ, ऐसे कि परम शांति परम शांति। तो उससे जो है जो विचार का जो प्रभाव होता है वो इतना दब जाता है कि वो परम शांति की वाइब्रेशन उस पर हावी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है उस वजह से मेरा योग फिर बहुत अच्छा हो जाता है। आखिरी का आखिरी क्वेश्चन, अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ से तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, पिछले लाइफ का मुझे नहीं पता, और ये भी मैं सोचती हूँ कि पिछले लाइफ में भी कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि मुझे एक अल्टीमेट रास्ता मिल गया इस जन्म मरण की साइकिल से बचने का, क्योंकि मुझे खुद को भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं रखा है ऐसे आसपास दुनिया में, जब देखते हैं कि इतना तो दुख है, इससे कोई तो निकलने का रास्ता हो गई, सुख भी है और साथ ही साथ दुख भी है, दोनों ही चीजें है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा इन सब से बाहर निकलने का, क्योंकि जो सुख भी है वो भी सिर्फ टेम्पररी है, बस 2 क्षण का आपको सुख मिलता है। जैसे आप कहीं मूवी भी चले जाते हो, कुछ अच्छा खा भी लेते हो, होटल वगैरह कहीं शॉपिंग मॉल चले गए, तो उधर में भी बस हाँ ठीक है अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है खाना, बस उसके आने के बाद मूवी है पिक्चर देख लिया, बहुत अच्छा सीन है ये है, लेकिन जैसे ही निकलते हो आप वैसे निकलती जैसे शॉपिंग मॉल की तो तुरंत ट्रैफिक मिल जाती है आपको बाहर सड़क में, और उसके पीछे जो है ट्रैफिक में आजकल इतना शोर है, आजकल तो आने जाने का इतना ज्यादा लोगों को रहता है, ट्रैफिक में तुरंत फंस जाते हैं। तो सब चीजें मुझे ऐसे ही लगता है सब टेम्पररी है, और जिसने अपने आप को जान लिया और आंतरिक यात्रा जिसने कर ली उसको भारी सुख से ज्यादा नहीं, तो अपनी लाइफ से एकदम सेटिस्फाइड। बिल्कुल बिल्कुल, परम शांति की अवस्था में आके, परम शांति की अवस्था। चलिए, तो इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, और बच्ची ने बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त किया है मैं कह सकता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन तो मैं और 1000 पूछ लूं, क्योंकि बोलने वाला बहुत जबरदस्त है, तो मतलब पूछने वाला भी मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनके आंसर सुन के, और ज्ञान में आगे बढ़ने की जो इनकी इच्छा है और विश्व कल्याण की जो इच्छा है बहुत अच्छी लगी। तो बेटा बहुत सारी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, माँ बापू जी की तरफ से, मेरी और साक्षी की तरफ से, और खूब आगे बढ़ो, विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ो, और दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाओ जो दुनिया देखना चाहती है, और अच्छे से अच्छे लोगों को मदद करो, अच्छे वाइब्रेशन डालो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और विश्व का कल्याण करो। तो इसी पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हुए आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं, और अगर चैनल अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ 1300 से ज़्यादा एपिसोड अवेलेबल है। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो